बारे में कुछ लिखने का प्रयास किया है। माँ की प्रारंभिक यात्रा से लेकर आज तक जो भी क्रियाकलाप हुए हैं उन सब का विवरण थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है और उन सबको व्यवस्थित तरीके से जमाने के लिए माँ और सर ने हेल्प की है। परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय वहंती नद्य, परोपकाराय दोहंती गाँव, परोपकारार्थ में शरीरम। अर्थात इस श्लोक को चरितार्थ करने में सबसे पहले इस श्लोक का हिंदी अनुवाद बताता हूँ। जिस प्रकार वृक्ष लोगों के लिए फल देते हैं, जिस प्रकार नदियाँ लोगों के लिए जल प्रदान करती है और जिस प्रकार गायें लोगों के लिए दूध देती है, ठीक उसी प्रकार जो मानव का शरीर होता है वो भी दूसरों की सेवा करने के लिए होता है। ठीक इसी प्रकार इस श्लोक को चरितार्थ कर रहा है ये मेरा शोध पत्र हमारी बस्ती की अनोखी माँ के बारे में बताने जा रहा है। अपने शोध पत्र के माध्यम से मैं आप सभी को एक ऐसी माँ की कहानी बताने जा रहा हूँ जिन्होंने 26 वर्ष से थायराइड जैसी बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद अपने प्यार और ममता से सैकड़ों बच्चों के जीवन को बदल दिया है। ये माँ न केवल अपने बच्चों को शिक्षित और संस्कारित करती है बल्कि गरीब परिवार के बच्चों को भी निस्वार्थ और बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के मार्ग पर अग्रसित करती है। वह उनकी हर समस्या का समाधान करती है और उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। यह माँ एक सच्ची समाज सेविका है जो अपने काम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला रही है। इसी माँ की कहानी सुनकर आपको पता चलेगा कि कैसे एक व्यक्ति अपने प्यार और समर्पण से समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपको यह सोचने पर मजबूर करेगी कि आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन हो। तो माँ के पर्सपेक्शन में एक छोटा सा परिचय। हमारी माँ जो कि जिनका नाम श्रीमती सीमा वार्ष्णेय है, जिनका जीवन अनुशासन, ईमानदारी और सेवा भाव से भरा हुआ है। उनके पिताजी एक प्रधानाचार्य जो अनुशासन और ईमानदारी के प्रतीक थे। उन्होंने सेवा भाव और निस्वार्थता के मूल्यों में पाला। दिल्ली में जन्मे और वहीं पर पले और बड़े हुए। माँ ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा दिल्ली में ही प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट में अपनी सर्विस दी और शादी के बाद जयपुर में बस गए। लेकिन उनके जीवन का असली उद्देश्य समाज की सेवा करना था, जिसे वे अपने काम से पूरा कर रही है। उनकी ममता और सेवा भाव ने सैकड़ों बच्चों के जीवन को बदल दिया है और हमारी माँ एक सच्ची और कर्तव्यनिष्ठ समाज सेविका है। अब बात करते हैं हम इस माँ की पर्णकुटी की स्थापना कब और कैसे हुई। श्रीमती सीमा वार्ष्णेय जो कि बचपन से ही बच्चों से बहुत प्यार था, मतलब जो हमारी माँ उनको बचपन से ही बहुत बच्चों से प्यार था। वे आसपास के बच्चों को जो अपने माता पिता से खाना खाने में दिक्कत करते थे उनको खाना सहज खिला दिया करती थी। उनकी पोटी और सुसु आदि भी बिना हिचकिचाहट साफ कर देती थी। उनके पिताजी का कहना था कि उनके घर में एक मदर टेरेसा, वैसे तो एक मदर टेरेसा हुई है, दूसरी तो मदर सीमा बनेगी। इसी आदत ने उन्हें मानसरोवर में गायत्री नगर विस्तार के पीछे स्थित नाले पर बसी बस्ती में जाने के लिए प्रेरित किया। अप्रैल 2012 में उनके पुत्र और
उनके सर ने बस्ती में आना शुरू किया। बस्ती से वापस आने पर प्रखर भैया हैं, उन्होंने अपनी माँ सीमा जी को बताया कि इस बस्ती में बहुत सारे बच्चे हैं। एक बच्चा सुंदर ड्राइंग बनाता है और कुछ बच्चे भजन भी गाते हैं। इन सभी बातों को सुनकर सीमा जी अपने आप को बस्ती में जाने से नहीं रोक सकी। बस फिर क्या था, उसी दिन से आज तक सीमा जी का मतलब माँ का अनवरत इसी बस्ती में अनवरत रूप से इसी बस्ती में जा रही है। माँ की जो प्रारंभिक यात्रा थी, प्रारंभ में माँ दोपहर में बस्ती में आती थी। एक पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को क्राफ्ट के आइटम बनाना सिखाना, कहानी सुनाना, बच्चों एवं उनके परिजनों से मेलजोल बढ़ाती थी। कचरा बीनने को ही जिंदगी की नियति मानने वाले बच्चों ने प्रारंभ में पढ़ाई में रुचि नहीं ली। परिजन घर का कार्य कराने हेतु बच्चों को माँ के पास से उठा कर ले जाते थे। फिर भी माँ ने हार नहीं मानी और बच्चों को अपनापन और मातृ स्नेह से अपनी ओर आकर्षित करने लगी। छोटे बच्चों को अपने साथ बिठाकर उनसे प्यार से बातें करती, साफ सुथरा रहने के लिए समझाती। बच्चों को साक्षर करने के लिए माँ कॉपियों पर बच्चों की डॉट सामर्थ्य के अनुसार कार्य डालने लगी, जैसे बिंदु से बिंदु मिलाना और छोटे छोटे बिंदुओं पर लाइन बनाना इत्यादि। 70 बच्चों को गणित, हिंदी, अंग्रेजी तीनों विषयों का कार्य घर पर करके लाती। इसी कार्य में आपको मतलब माँ की पुत्री प्रकृति दीदी का सहयोग प्राप्त होता था। बस्ती में आकर बच्चों से कॉपियों पर कार्य कराते। कुछ समय बाद आपने यह कार्य वर्कशीट तैयार कर एक तरफ होमवर्क वहीं दूसरी तरफ एक कलर भरने के लिए ड्राइंग तैयार करके उसकी फोटोकॉपी करा करके बच्चों को शिक्षित करने लगे। माँ बच्चों को जानते समझते हुए 6 तरह की वर्कशीट तैयार करके उनकी फोटोकॉपी करा कर लाने लगी। इससे बच्चे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने लगे एवं उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होने लगी। बस्ती में माँ के आने से पहले ईसाई मिशनरी के 2 व्यक्ति खाने की सामग्री लेकर आते थे। पहले खुले में आकर बैठकर खाद्य सामग्री बांटकर चले जाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने बांस से बनी झोपड़ी बना ली और वे बच्चों को एक झोपड़ी में बंद कर खाने की सामग्री बांटने लगे। उनका बच्चों के संस्कार और शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं था। यह प्रक्रिया लगभग कई साल चलती रही। माँ के आने पर ईसाई मिशनरी ने माँ से काफी बहस की, लेकिन माँ के प्यार ने ईसाई मिशनरी के खाने को एक टॉफी से हरा दिया। बच्चों ने ईसाई मिशनरी के पास जाना बंद कर दिया। माँ ने बच्चों को सच बोलना, गाली नहीं देना, बड़ों का सम्मान करने, माता पिता के चरण स्पर्श करने, मांस न खाने की शिक्षा दी। माँ बच्चों को पंक्ति की समाप्ति पर टॉफी बांटती थी। बच्चे झूठ बोलकर एक से ज्यादा टॉफी ले लेते थे। तब माँ ने कहा, जो सच बोलेगा उसको और एक्स्ट्रा टॉफी मिलेगी। फिर बच्चों के सच बोलने पर उन्हें एक टॉफी की बजाय 2 टॉफी दे देती थी। मांस खाना छोड़ने पर माँ ने बच्चों को अपनी कार में जयपुर में स्थित मंदिरों के दर्शन कराना प्रारंभ किए। बच्चों को जयपुर में स्थित खोले के हनुमान बाबा के मंदिर, मोती डूंगरी में स्थित गणेश जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर और अन्य मंदिरों के दर्शन कराए। धुले हुए स्वच्छ कपड़े पहनाकर ही मंदिर ले जाती थी। बच्चों को देखकर अनेक बार मंदिर आदि स्थलों पर महिला भ्रमित हो जाती थी और कहती थी कि भारत की जनसंख्या तुम जैसी महिलाओं ने बढ़ा रखी है। मंदिरों में महिलाओं द्वारा माँ के प्रति की गई टिप्पणियों के बाद
जब उन्हें वास्तविकता का पता चलता था तो वे माँ के प्रति श्रद्धा से बढ़ जाती थी। यह माँ के समर्पण और प्यार की जीत थी जिसने समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद की। माँ की स्वच्छता और संस्कारों के प्रति जागरूकता ने न केवल बच्चों को स्वस्थ और स्वच्छ रखने में मदद की बल्कि समाज में भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। माँ 6 बच्चों का ग्रुप बनाकर मंदिर ले जाती थी। माँ मंदिर में पूजा और कीर्तन कराती। मंदिर के पुजारी हमारे भोजन भजन और कीर्तन से प्रभावित होकर खूब सारा प्रसाद देते। खोले के हनुमान मंदिर में तो पंडित जी ने हम सभी बच्चों को चाय भी पिलाई। माँ मंदिर से वापस आते समय होटल में खाना खिलाती। खाना खाने से पहले भोजन मंत्र कराती जिससे होटल वाले काफ़ी प्रभावित होते और माँ का काफ़ी सम्मान करते। शुरू में बच्चे कार में जाने और बाहर के दृश्य देखकर भौचक्के रह जाते थे। माँ की यह पहल बच्चों के जीवन और सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल रही। बच्चों ने सच बोलने, गाली न देने और बड़ों का सम्मान करने की अच्छी आदतें डाली। मंदिरों के दर्शन कराने से बच्चों में धार्मिक ज्ञान और संस्कार बढ़े। माँ की यह पहल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में मददगार साबित हुई। बच्चों को पढ़ाने एवं संस्कारित करने के साथ साथ स्वयं को हीन समझने वाले बस्तीवासियों को गले लगाकर उनका इलाज अपने हाथ से करने लगी। हमारी झोपड़ियों में बैठकर चाय पीना और भोजन करना माँ के लिए आम बात थी। कुछ समय बाद भी भाग दौड़कर इस बस्ती में पीने के पानी की व्यवस्था कराई, राशन कार्ड बनवाए तथा मेडिकल कैंप लगवाए। सभी सामाजिक, राष्ट्रीय एवं धार्मिक पर्व बस्तीवासियों के साथ बस्ती में ही धूमधाम से मनाने लगे। इस सभी का यह सुखद परिणाम निकला कि कुछ समय बाद माँ ने हम सभी बस्तीवासियों के दिल में एक जगह बना ली और उनका विश्वास हासिल कर लिया। माँ की पनडुब्बी, माँ की निस्वार्थ सेवा और प्यार ने संघ के तत्कालीन नगर संघ चालक, कृषि वैज्ञानिक स्व शांति स्वरूप चड्डा बाबा साहब को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने माँ को अपनी धर्मपुत्री बना लिया। बाबा साहब ने समाज के समृद्ध परिवारों के सहयोग से एक झोपड़ी का निर्माण करवाया जो माँ के लिए एक आश्रय स्थल बन गया। वहीं पर माँ ने बच्चों को शिक्षित करने और उनका इलाज करने का कार्य जारी रखा। धीरे धीरे बच्चों ने माँ को अपनी स्वयं की माँ से अधिक प्यार और केयर मिलने के कारण माँ कहना शुरू कर दिया और उसी झोपड़ी को आज माँ की पनडुब्बी के नाम से जाना जाता है, जो माँ के प्यार और सेवा का प्रतीक बन गया है। अब हम देखेंगे कि माँ की पनडुब्बी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रारंभ में उन्होंने बच्चों को संस्कारित करना और स्वच्छता के लिए प्रेरित किया, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि क्या इतने से इन बच्चों का जीवन स्तर सुधर पाएगा या ये बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी झोपड़ियों में निवास करते रहेंगे, या ये बच्चे कचरा बीनने या सफाई कार्य तक ही सीमित रह पाएंगे। इन बच्चों के परिवारों की सामाजिक कठिनाइयों, अंधविश्वास, बेटे की चाह से अधिक संतानों का दबाव, सामाजिक तिरस्कार के कारण हीन भावना, स्वच्छता का अभाव आदि को दूर करने एवं जीवन तरीके के सुधारने के लिए स्कूली शिक्षा की आवश्यकता महसूस की। इस सभी के परिणाम स्वरूप यह सेवा कार्य वर्ष 2013 में अस्तित्व में आया और पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन बच्चों के संदर्भ में वर्ष 2013 में माँ की पनडुब्बी के माध्यम से बस्ती के बच्चों का पब्लिक स्कूल में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम माँ की पनडुब्बी के माध्यम से 6 बच्चों का एडमिशन पब्लिक स्कूल में कराया गया।
और यह क्रम प्रति वर्ष उत्तरोत्तर बढ़ता गया। वर्ष 2013 में से आज तक लगभग 150 से अधिक बच्चों का एडमिशन माँ की पंक्ति के माध्यम से पब्लिक स्कूल में कराया जा चुका है, जिसके अंतर्गत पब्लिक स्कूल का समस्त खर्चा जैसे फीस की आदि माँ की पंक्ति के माध्यम से वहन किया जाता है। पारिवारिक कारणों से कुछ बच्चों द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी गई। वर्तमान में लगभग 75 बच्चे 3 विद्यालयों और 1 कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये बच्चे नर्सरी से लेकर आज बीए सेकेंड ईयर तक पढ़ रहे हैं। जो बीए सेकेंड ईयर के बच्चे परिष्कार कॉलेज में विष्णु काजल को और कोमल, और बीएससी बीसीए फर्स्ट ईयर कुलदीप, 12वीं क्लास आईजीएम स्कूल नया सुमित, 12वीं क्लास राजन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुमकुम, मुस्कान, राम बजट और नितिन, 11वीं क्लास राजन पब्लिक स्कूल सपना, अजय आईजीएम, 11वीं क्लास आईजीएम स्कूल निशा, 10वीं क्लास में राजन सपना अजय, 10वीं क्लास में आरजीएम रानू, और 9th क्लास में है प्रिया रोहित, और नर्सरी से 8वीं तक बाकी के जो बच्चे रहते हैं वो अध्ययन करते हैं। बड़ी बड़ी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का अध्ययन कार्य भी माँ के घर पर माँ के परिजनों द्वारा ही करवाया जाता है। जिस प्रकार मैथ की समस्या, अंग्रेजी की समस्या और जो भी हमारे विषय में किसी भी प्रकार की समस्या होती है, अक्सर हमें उस विषय को गहनता से पढ़कर हमें अच्छे से अच्छे वे में समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे हम कक्षाओं में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि कोरोना काल की भयावह स्थिति होने के बावजूद भी माँ बच्चों को स्वयं के घर बुला लेती थी। हम सभी बड़े बच्चों को पढ़ाई करने में परिवारजन का पूरा सहयोग मिलता था, और पढ़ाई कर लेने के बाद माँ खुद अपने हाथों से अपने अनेक प्रकार के पकवान बनाकर खिलाती थी। अब संस्कारों की बात करते हैं माँ की पंक्ति की। माँ की पंक्ति पर बच्चों को प्रतिदिन मंत्र, प्रार्थना, हनुमान चालीसा, भजन, गीत, कहानी और अन्य संस्कारित गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो उनके चरित्र निर्माण और आत्मविश्वास में मदद कर रहा है। इसके अलावा बच्चों को सच बोलने, मांस खाना छोड़ने, प्रतिदिन दंत मंजन और स्नान करने, स्वच्छ रहने, साफ कपड़े पहनने, माँ बाप और बड़ों का चरण स्पर्श करने, नमस्ते करने जैसी अनेक अच्छी आदतों के लिए प्रेरित किया जाता है, जो उनके जीवन में अनुशासन और सम्मान की भावना को बढ़ावा देगा। प्रोजेक्टर के माध्यम से रामायण, कृष्ण के सीरियल, महापुरुषों का जीवन चरित्र और देशभक्ति की मूवी दिखाना भी एक उत्कृष्ट विचार है, जो बच्चों को हमारे महान संस्कृति और इतिहास के बारे में जानने और समझने में मदद कर रहा है। यह एक उत्कृष्ट पहल है जो बच्चों को संस्कारित और सशक्त बनाने के लिए की जा रही है। माँ की पंक्ति पर हर प्रकार के राष्ट्रीय, सामाजिक एवं धार्मिक पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। सभी बच्चे एवं उनके परिवारजन बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। समारोह का खर्च भी माँ की पंक्ति द्वारा वहन किया जाता है। गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह बस्ती में वर्ष 2012 से धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। इन अवसरों पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अधिकांश बच्चे भजन, सामूहिक गीत, देशभक्ति गीत, नृत्य, सामूहिक नृत्य एवं नृत्य नाटिका आदि में भाग लेते हैं। आज ये बच्चे बिना किसी संकोच के मंच पर सामूहिक गीत, देशभक्ति गीत, नृत्य, सामूहिक नृत्य एवं नाटिका, भजन की प्रस्तुति दे देते हैं। इन सभी कार्यक्रमों की काफी समय पूर्व से ही माँ उनकी पुत्री प्रकृति दीदी तैयारी कराती है। यह एक अद्भुत पहल है जो समाज में एकता और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। इस पहल के माध्यम से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। वे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और सामाजिक समरसता की भावना को विकसित करते हैं।
थोड़ा बैक कर देता हूँ जो दास वो मतलब भ्रमण स्थल है। बस जो धार्मिक स्थल है पीछे कर दो, पीछे कर दो, ये पीछे कर दो। और भी काम होने के बाद तो इनके बाद को ऐसे जिस समय पूरा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से गुजर रहा था, जब संपूर्ण देश में लॉकडाउन था, बस्ती वासियों के रोजगार बंद हो गए और उनकी संचित जमा पूंजी समाप्त हो गई, उनके पास खाने पीने की सामग्री भी समाप्त हो गई। जब माँ को ये जानकारी मिली तो उन्होंने संपूर्ण बस्ती वासियों को अपने घर से राशन किट बांटना शुरू किया। लगभग 3 माह तक यह क्रम चलता रहा। माँ ने स्वयं और समाज के सहयोग से 500 सामग्री किट का वितरण किया। माँ की पनकुटी बस्ती वासियों के लिए एक आशा की किरण बनकर उभरी। जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी माँ की इस पहल ने न केवल बस्ती वासियों को राशन प्रदान किया, बल्कि उन्हें संकट के समय में भी सहायता प्रदान की। एक शाम कारगिल के नाम श्रीमान दिगेंद्र कुमार जी है, जो कि एक परमवीर चक्र विजेता है। सभी जानते हैं। आप सभी जानते होंगे, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी आयोजित किया गया था यहाँ पर। एक शाम कारगिल हीरो के नाम उन्होंने 4 गोलियां लगने के बावजूद भी लगभग 48 पाकिस्तानियों को पराजित करके और अपने देश को स्वतंत्र विजय हासिल की। इसके उपलक्ष्य में उन्हें महावीर चक्र विजेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भैया ने जो भी अपना विचार प्रकट किए हैं, कोई भी उससे अगर असहमत है तो बोल सकता है। भैया जो भी यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं मेरे बारे में, कंट्री के बारे में, अगर लगे कि गलत है तो आप बोल सकते हैं। सत्य है तो सत्य है। एक सहायता यह भी की गई थी, अंधी माँ की दिव्यांग पुत्री गौरी का विवाह 29 अप्रैल 2015 की बात कर रहे हैं। बस्ती में एक अंधी माँ रहती थी जिसकी एक दिव्यांग पुत्री गौरी थी। अंधी माँ ने पुत्री का विवाह तो तय कर दिया था, परंतु अपने 2 पुत्रों के होने के बावजूद भी हमेशा अपनी पुत्री के विवाह के लिए चिंतित रहती थी। पुत्री का विवाह कैसे हो पाएगा। दोनों बेटे पैसे कमाते और उससे शराब पीकर समाप्त कर देते थे। ठीक है। इसी बीच वह माँ के संपर्क में आई और माँ ने उनकी समस्या को समझाया। माँ ने समझा कि शांति का दान दें प्लीज। गणमान्य परिवारों से धन एकत्रित कर दिव्यांग बिटिया की शादी धूमधाम से कराई। शादी का संपूर्ण खर्च माँ की पनकुटी द्वारा आपसी सहयोग से किया गया। पूरी बस्ती का भोजन प्रसादी की व्यवस्था रही। बिटिया को अनेक प्रकार के कन्यादान और उपहार दिए गए। बिटिया गौरी की मम्मी माँ को हमेशा आशीर्वाद देती है। बाद में अंधी माँ जो गौरी की मम्मी को उनके बेटे ने दारू पीकर नशे में उनसे धक्का लग जाने के कारण उनकी मम्मी की कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। फिर सूचना मिलते ही माँ ने उनके कूल्हे की हड्डी का ऑपरेशन करवाया। अब हम बात करते हैं जब अब तक तो हमने ये संस्करण तो मैं ही बताना चाहूंगी कि जब हम हॉस्पिटल गए थे तो उनका इलाज नहीं हुआ था, वो सिर्फ बेड लेटी हुई थी। हम इन्वॉल्व हुए, हमारे इन्वॉल्व होते ही, सर और मेरे इन्वॉल्व होते ही खून की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। तो 1 बॉटल खून सर ने और 1 और दिन से आयोजित किया गया और फिर उनको वहाँ पे दिया गया। तो जब मैं उनसे बाद में मिलने गई, इतनी उन्होंने दुआएं दी, इतनी दुआएं दी कि वहाँ जो वार्ड में लोग थे ना, वो दंग रह गई कि कौन है। इतने आशीष दिए उन्होंने, अपनी पुत्री की शादी का बखान कर दिए लेटे लेटे। मेरे को इतने आशीष दिए, बहुत ज़्यादा आशीष दिए। तो मेरे को किसी के बारे में कहते ना ये ज़्यादा मिल जाए तो पछता आंसू आ गए कि इतना उन्होंने मुझे कहाँ चढ़ा दिया। सब उनके भी भाग्य हैं और मेरे द्वारा ये काम कहा था, करवाया था ईश्वर ने, तो मैं तो सिर्फ माध्यम बन गई। लेकिन आप मुझे याद है उन्होंने बहुत आशीष दिए थे। सारा हॉस्पिटल देख रहा था, जो भी वार्ड था, ये कौन है जो इतनी तारीफ करे।
अब तक तो हमने जयपुर के अंदर भ्रमण की बात की है, अब हम बात करेंगे जयपुर के बाहर भी। जब बच्चों के माँ और बच्चों ने माँ से प्रयत्न किया कि बच्चों हमको बाहर जयपुर के बाहर भी मंदिरों के दर्शन कराए जाए, तो माँ ने खाटू श्याम बाबा, जीण माता, खाटू श्याम बाबा, जीण माता और बिसलपुर, सामोद, मालेश्वर, पुष्कर आदि अन्य स्थानों पर भ्रमण कराया था। ओ ठीक है। महिलाएं गई भी हैं साथ इसमें में। कई सारे महिला तो होगी जो गई है वहाँ पर, और बच्चे तो सारे गए। ठीक है, ख़त्म कर दो, ठीक है। सर